हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने पाठ 8 पढ़कर ख़त्म किया था। उसके हमने अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी समझे थे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने पढ़ा होगा। चलिए आज हम इस नए वीडियो में नए चैप्टर को सजीव एवं उसका परिवेश शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। तो सजीव जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें सजीव कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। लेकिन सजीव का विस्तृत रूप क्या हुआ? वे जीव जो वृद्धि करते हैं, गति करते हैं और जनन करते हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। तो सजीव और उनके आसपास के परिवेश, और परिवेश का मतलब क्या हुआ? ऐसा वातावरण जिस वातावरण में, जिस माहौल में वे रहते हैं उसे उसका परिवेश कहते हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो अब सजीव देखिए, आपको मैं उदाहरण के समझाता हूँ। उदाहरण के तौर पे दिया जाए तो मरुस्थल का उदाहरण लेते हैं हम और एक पानी का उदाहरण लेते हैं। तो मरुस्थल में ऊंट रहते हैं, ठीक है। ऊंट मरुस्थल में रहते हैं तो वो उनका जो शरीर होता है वो मरुस्थल या रेगिस्तान की गर्मी के अनुसार अपने आप को ढाल चुका होता है। मरुस्थल में आपको पता है पानी की कमी होती है और धूप बहुत अत्यधिक होती है। तो ऊंट का शरीर जो है उसमें रहने के अनुसार अपने आप को ढाल गया होता है, अनुकूलित कर चुका होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मरुस्थल में ऊंट जो रहता है उसको पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक तो दूसरा वह पसीना बहुत कम निकालता है ताकि पानी की कमी दूर ना हो। तो वह महीने में लगभग 1-2 बार ही पानी पीता है और पूरा महीना भर पानी नहीं पीता, क्योंकि उसको 15-20 दिन तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आपको पता है ऊंट के शरीर में कुबड़ होता है, वहाँ पे पानी वह स्टोर करके रखता है। तो इस प्रकार जो है वो अपने शरीर को रेगिस्तान में रहने के लिए ढाल लेता है। उसी प्रकार और दूसरे उदाहरण देखे जाए, जैसे आपकी मछली होती है, वो पानी में रहती है तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, तो उसको डायरेक्टली हम जैसे हम जाते हैं पानी में तो हम नहीं ले सकते, हम पानी में जिंदा नहीं रह सकते। तो मछली का शरीर उसी प्रकार डेवलप होता है, वो अपने शरीर को उसी प्रकार डेवलप करती है ताकि वह पानी में जिंदा रह सके। यानी उसके अंदर क्या होता है, गिल्स होते हैं जिसके माध्यम से वह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जीव जंतु अपने आप को अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं और अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये हुआ आपका सजीव एवं उसके आसपास का परिवेश। तो उसमें पहले हमने पढ़ना है आवास एवं अनुकूलन, जो मैंने आपको अभी बताया। तो जो जीव अपने आसपास रहते हैं उनके बारे में सोचिए, वो अपने आप को आपके आसपास के माहौल में कैसे ढालते हैं जीने के लिए, वो पढ़िए। तो ये सारणी देखिए, सारणी 9.1 दी है। इसमें विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तु दिए हैं। इनको आप लिख सकते हैं। पहला, वन में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं आपके आसपास, जैसे शेर हो गया, गीदड़ हो गया, ठीक है, लोमड़ी, ये बहुत सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से पाए जाते हैं, मरुस्थल में कौन से, समुद्र में कौन से और अन्य स्थानों में कौन से। ठीक है, इसके अलावा दूसरे जीव, इसके लिए पेड़ पौधों में कौन कौन से पाए जाते हैं वो भी लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से इस सारणी को आप पूरा कर सकते हैं। अब मैंने आपको ऊँट का उदाहरण दिया, तो देखिए ऊँट रेगिस्तान में चलता है, तो रेगिस्तान में गर्म रेत होती है, तो उसके पैर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। उसका शरीर जो है रेत की गर्मी को दूर रख सकता है ताकि कम से कम पानी जो है क्या हो, व्यर्थ जाए। इसके अलावा उसमें मूत्र उत्सर्जन, यानी वह वेस्ट पदार्थ, पेशाब या मूत्र को बाहर बहुत कम मात्रा में निकालता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर पानी हमारे शरीर से बाहर जाएगा किसी भी तरीके से, चाहे वो पसीना हो चाहे पेशाब हो, तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो रेगिस्तान में रहने के लिए उसको पानी की आवश्यकता कम पड़े, इसलिए वो अपने आप को इस प्रकार से ढाल लेता है। तो इसलिए वो जल के बिना कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो ये था ऊंट का उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया। अब ऊंट की बात करें तो ऊंट ने अपने आप को अपने आवास यानी रेगिस्तान के अनुसार वहाँ पे जीने के लिए क्या कर लिया, ढाल लिया। इसको क्या कहा जाता है, अनुकूलित कर लिया। इसको कहा जाता है अनुकूलन। अनुकूलन क्या हुआ, अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपने शरीर को वहाँ की संरचनाओं के अनुसार रहने के लिए व्यवस्थित करना या ढाल लेना, इसे अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है,
यानी सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो हमें अपने आसपास के माहौल के हिसाब से जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीज़ों का परिवर्तन अपने शरीर में करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका अनुकूलन। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया था मैंने आपको जलीय आवास का। जैसे समुद्र में मछली रहती है तो वो अपने आप को वही ढाल लेती है, उसमें लवण होते हैं, ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तो उसके हिसाब से वो अपने शरीर को ढाल लेती है ताकि वहाँ पे वो जिंदा रह सके। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज़ आती है। एक तो आता है अनुकूलन जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा आता है आवास। आवास क्या होता है, किसी भी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है। परिवेश क्या हुआ, आसपास का माहौल। तो किसी भी जीवित चीज़ का या सजीव का आसपास का वातावरण जिसमें वह जिंदा रहता है उसको उसका आवास कहा जाता है। ठीक है, अपने भोजन के लिए, वायु तथा रहने की जगहों के लिए वह अपने आवास पर क्या करता है, निर्भर करता है, इसे आवास कहा जाता है। अब आवास के आधार पर जो है 2 तरह के जीव हैं, 3 तरह के, एक जलीय जीव, एक स्थलीय जीव, एक मुख्यतः 2 जीव पढ़े थे, एक आपके जो ज़मीन पे रहते हैं, दूसरा जो जल पे रहते हैं। तो पहला है स्थलीय जीव। जो जीव स्थल में अपने आवास बनाकर रहते हैं उनको स्थलीय जीव कहते हैं। और स्थलीय आवास क्या हुआ, स्थल या जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। ठीक है, अब वन, घास के मैदान, मरुस्थल तथा तटीय पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा हुआ आपका जलीय आवास। तो जलीय आवास क्या हुआ, जल में रहने वाले जीव, यानी ये दूसरे शब्द में हम ये बोले, जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ तथा समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसको जलीय आवास कहते हैं। ठीक है, तो जो जीव जल में रहते हैं उसके आवास को जलीय आवास कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, अनेक भिन्नताएं होती हैं। तो ये सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। तो जलीय आवासों में भी इस प्रकार अनेक प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। ये तो थे आवास। अब आता है आपका घटक, जैव घटक और अजैव घटक। अब ये क्या होते हैं, देखिए, किसी भी आवास स्थान पर पाए जाने वाली जीवित चीज़ें जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, इन सबको बोला जाता है जैव घटक। तो ये हुए उस स्थान के, उस आवास के जैव घटक। और किसी भी आवास स्थान पर पाई जाने वाली मृत चीज़ों के जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु, जल आदि को हम क्या कहते हैं, वहाँ पे निर्जीव वस्तुओं को कहते हैं वहाँ का अजैव घटक। तो अजैव घटक क्या हुआ, अजैव यानी जो जीवित नहीं है, निर्जीव है, और जैव हुआ जो जीवित है। तो जो जीवित चीज़ें जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, ये हुए जैव घटक जहाँ हम रहते हैं उस स्थान के। और अजैव घटक क्या हुआ है, जिस स्थान पे ये रहते हैं उस स्थान में पाए जाने वाली पृथ्वी, चट्टानें, हवा, सूर्य का प्रकाश आदि जो निर्जीव है वो हुए अजैव घटक। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि आपको ये पूरा अजैव घटक, जैव घटक, आवास, स्थलीय आवास, जलीय आवास, अनुकूलन समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि कुछ बीजों को कैसे उगाया जाता है। अब आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, आपको पता है फसलों को कैसे उगाया जाता है। ठीक है, फसलें तभी उगती है जब खेतों में बीज बोते हैं तो उनमें से अंकुरित होकर नए पौधे उगते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि किस प्रकार जीव अंकुरित होते हैं बीज और नए पौधे उगते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ बीज मूंग के बीज लेंगे हम। ठीक है, कुछ बीजों के एक ढेर को हम अलग रख देंगे तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भिगो देंगे। हम क्या करेंगे, कुछ मूंग के बीज लेंगे, उसके 2 ढेर बनाएंगे, एक को हम अलग रख देंगे और दूसरे ढेर को हम पानी में भिगोकर दूसरे दिन के लिए रख देंगे। अब भीगे हुए जो हमने बीज हैं उनको फिर से हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। उनमें से एक हिस्से को हम 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रखेंगे। ठीक है, और जो सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। भीगे हुए बीजों में से एक भाग हम धूप वाले कमरे में रखेंगे। अब ध्यान से सुनिए, जो भीगे हुए बीज हैं उनमें से हम एक भाग धूप वाले कमरे में रखेंगे, दूसरे भाग को हम बिल्कुल अंधेरे कमरे में रखेंगे जहाँ प्रकाश ना आए, जैसे अलमारी, और तीसरे भाग को हम बहुत अधिक ठंडे वातावरण में रखेंगे जैसे रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, जिसके चारों ओर धूप ना हो और बर्फ जमा हो। ठीक है, तो फिर हम उसको इन तीनों भागों को हम प्रतिदिन जल में
नम रखेंगे तथा अधिक जल को निकाल देंगे। कुछ दिन बाद हम क्या देखेंगे? कुछ दिन बाद हम यह देखेंगे, क्या देखेंगे हम, कि सभी पांचों भाग एक समान अंकुरित होते हैं। हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या सारे पांचों के पांचों भाग एक समान अंकुरित होते हैं? नहीं, अलग अलग अंकुरित होते हैं वो। तो क्या प्रकाश से दूर रखे हुए भाग या फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में अत्यधिक ठंड में रखे हुए भाग अंकुरित की दर में कमी आती है? बिल्कुल आएगी। जो धूप में खुले हवा में रखे हों वो जल्दी अंकुरित होंगे, और जो फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में ठंडी जगह रखे हुए हैं वो बहुत देर से अंकुरित होंगे, उनको बहुत समय लगेगा। और जो अंधेरे कमरे में रखेंगे उनको भी और अधिक समय लगेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि सभी प्रकार के जीवों को फलने फूलने के लिए वहाँ के वातावरण के डिपेंड करना पड़ता है। मतलब हमारे जीव है, हमारे बीज हैं, उनको हमने अंकुरित किया, तो अंकुरित करने के लिए अगर सूर्य के प्रकाश हवा रहेगी तो वो जल्दी अंकुरित हो गए, और जो हमने अंधेरे कमरे में रखे थे तो वो अंकुरित जल्दी नहीं होते। ठीक है, तो वहाँ के जैव घटक और अजैव घटकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है उनको अंकुरित करने का। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम अनुकूलन, की जीवों ने अपने आप को वहाँ के अनुसार अनुकूलन कर लिया। तो ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए विशिष्ट अवस्था को अपनाते हैं, इसे अनुकूलन कहते हैं। अब अनुकूलन अल्पकाल में तो होता नहीं, इसको हजारों वर्ष लग जाते हैं अपनाने के लिए। अब किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं, तब जाके अनुकूलन होता है। अब वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वो मर जाते हैं। ठीक है, केवल वे ही जीव जंतु जीवित रहते हैं जो अपने आप को अपने परिवेश के अनुसार बदलकर अनुकूलित कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो भी कुछ आवास होंगे वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो अनुकूलन के बेस पे हैं। जैसे मरुस्थल में कुछ जीव रहते हैं उनको बोलते हैं मरुस्थलीय आवास, कोई जल में रहते हैं जलीय आवास, वो हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।